हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ठोस अवस्था में। हम लोग यहाँ पर ठोस अवस्था क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और धीमे धीमे करके आपको इसके हर एक टॉपिक की एक एक करके वीडियो मिलती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, ये हमारे सामने आ चुका है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। यहाँ पर कुछ हमारे सामने परिभाषाएं हैं, कुछ बातें हैं जिसमें हमें इनको थोड़ा सा अच्छे से जानना है कि ये सॉलिड स्टेट है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से एकदम। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि पदार्थ क्या होते हैं। क्या समझना है? पदार्थ। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है पदार्थ यानी कि मैटर, कह रहा जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। देखिए, आपके आसपास जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको ये लगे देखने में कि ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है और इसमें कुछ ना कुछ वजन है। देखिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्थान घेरे और कुछ ना कुछ उसमें वजन हो। ऐसी हर एक चीज पदार्थ कहलाएगी। इसका दूसरा नाम हम लोग द्रव्य कहते हैं। द्रव्य क्या बोलते हैं? देखिए, ये लिखा हुआ द्रव्य, द्रव नहीं है, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य और द्रव दोनों में बहुत अंतर है। द्रव का मतलब हमारा हो जाता है पानी जैसा, और द्रव्य का मतलब क्या है? सब कुछ, यानी कि पदार्थ। ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है लगभग लगभग सारी ही चीजें हमारी क्या है? पदार्थ हैं। ओके, अब हम समझते हैं पदार्थ की अवस्थाओं को। तो पदार्थ की आपने कई बार पढ़ चुके होंगे, बचपन में भी पढ़ के आए होंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, है ना। जिसमें से हम लोग जब ठोस बनाते हैं तो इस तरह से उनके कणों को दिखा देते हैं चिपका चिपका के, द्रव को थोड़े दूर दूर करके दिखा देते हैं और गैस को बहुत ज्यादा दूर दूर करके दिखा देते हैं। तो इनमें हम जरा 2 शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द है हमारा अंतरा आणविक स्थान और दूसरा शब्द है अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो यहाँ पर ये अंतरा आणविक स्थान क्या है, जरा ध्यान से समझिए। यदि मैं कह दूं कि यहाँ पर ये जो ठोस, द्रव और गैस के ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये पार्टिकल अणु हैं। क्या है? अणु। ओके, अगर ये पार्टिकल अणु हैं तो यहाँ पर हम जरा बात को समझते हैं। देखिए, अणुओं के अंदर का खाली स्थान, अणुओं के अंदर का स्थान, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखे हैं? ये हमारे पास यहाँ पर अणु बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन अणुओं के बीच में ये आप देख सकते हैं, ये देखिए छोटे छोटे खाली स्थान है। ये देखिए है, यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा है अणुओं के बीच का स्थान, यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अणुओं के अंदर के स्थान की हम बात कर रहे हैं। अणुओं के अंदर का स्थान यानी कि अंतरा मतलब अंदर, आणविक मतलब अणु के, तो हो गया अंतरा आणविक स्थान का मतलब अणुओं के अंदर का स्थान। ठीक है, तो अणुओं के अंदर के स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। जिसमें अगर हम इन तीनों की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे कम स्थान ठोस के पास में है, इससे ज्यादा अंतरा आणविक स्थान द्रव में है और सबसे ज्यादा अंतरा आणविक स्थान गैस में है। ओके, फिर एक शब्द आता है हमारे पास अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो सेम चीजें, अणुओं के अंदर का आकर्षण बल, है ना, यानी कि अणु आपस में जिस बल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए कितने पास पास हैं अणु इनके, यहाँ देखिए कितने दूर दूर हैं, यहाँ पर तो बहुत दूर हैं, है ना। तो जिस बल से आपस में जुड़े हैं, अणु अंदर से जिस बल से आपस में जुड़े हुए हैं उसको बोलेंगे अंतरा आणविक आकर्षण बल। ओके, तो अगर आप इन तीनों को देखें तो मेरे ख्याल से देख के बता सकते हैं कि किसमें आकर्षण बल ज्यादा है। वे जिसके अणु सबसे ज्यादा जुड़े होंगे उसी में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है? इसमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब हम इनकी 2 बातों की चर्चा करते हैं, एक आयतन और एक आकार। कि आयतन क्या होता है, आकार क्या होता है। देखिए, आयतन का जनरली आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि जो पदार्थ क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक है, जितना स्थान घेरते हैं वही उसका आयतन होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, शायद 9th में है। तो आयतन की बात अगर हम यहाँ पर करें तो देखिए, ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप ठोस को किसी भी एक, जनरली हम बात कर रहे हैं इस मार्कर की, ठीक है, अब ये मार्कर एक ठोस है, आपको पता है। अब एक बात बताइए, अगर हम इस मार्कर को किसी अपने ये वाले हाथ पर रखे हुए हैं, ओके, यहाँ आप देख रहे हैं कितना स्थान घेरे हुए हैं, अब इसको उठा के हम यहाँ पर रख दें, यहाँ भी आप देख रहे हैं कितना स्थान घेरे हुए हैं, तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पर
और यहाँ पर रखने पर इसने अलग अलग स्थान घेरा क्या? नहीं ना, एक ही जैसा तो स्थान घेर रहा था ये, जितना यहाँ घेरा उतना यहाँ घेरा। इसका मतलब आयतन क्या है इसका? आयतन बराबर है। ठीक है, आयतन जितना यहाँ था उतना ही यहाँ पर है। इसका आयतन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, निश्चित रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। चाहे आप इस मार्कर को जहां भी रख दें, ये हर जगह बराबर जगह घेरेगा। ठीक है, अतः इसका आयतन क्या होता है? निश्चित। अब आकार की बात करें तो आकार आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा है ये। अब एक बात बताइए, हम इसको कहीं दूसरी जगह पर रखें या कहीं पर ले जाएं, किसी भी जगह ले जाने पर या कहीं दूसरी जगह पर रखने पर क्या इसका आकार बढ़ जाएगा या घट जाएगा? क्या नहीं बढ़ेगा ना तो घटेगा। इसका मतलब इसका आकार भी क्या है? निश्चित है। ओके, और वहीं हम बात करते हैं द्रव की, तो द्रव का कहना आयतन निश्चित होता है। द्रव का क्या निश्चित होता है? आयतन। आप पानी लिए हुए हैं, मान लीजिए आपके पास में 500 ml है या 1 लीटर पानी है। अब आप चाहे तो उसको एक लोटे में रख लीजिए, चाहे एक भगोने में रख लीजिए, और चाहे आप किसी दूसरे पात्र में रख लीजिए। किसी भी चीज में आप रख के देख लो, 1 लीटर पानी ही रहेगा, ना तो वो 1 लीटर से ज्यादा हो जाएगा और ना तो वो 1 लीटर से कम। तो इसका भी तो आयतन निश्चित हो गया ना, ये भी तो 1 लीटर ही स्थान घेर रहा है हर बार। लेकिन अगर आकार की बात करें हम लोग तो क्या आकार अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर लोटे में डालेंगे तो लोटे के जैसा आकार ले लेगा, पता है ना, लिक्विड को लोटे में डालेंगे तो लोटे जैसा आकार ले लेगा, भगोने में डालेंगे तो भगोने जैसा आकार ले लेगा। इसका मतलब इसका आकार बदलता रहता है, तो आकार क्या है? अनिश्चित। वहीं हम बात कर लें गैस की, तो कोई गैस जितना एक बर्तन में स्थान घेर रही है जरूरी नहीं है दूसरे में भी उतना स्थान घेरे। मान लो छोटा बर्तन है तो छोटी जगह घेरेगी, छोटा सा स्थान लिया उसने। ठीक है, और अगर मान लो कोई बड़ा बर्तन है तो पूरा बड़ा स्थान घेर लेगी। इसका मतलब आयतन क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है, और आकार की तो बात ही ना करो इसकी भैया, आकार तो कैसा भी ले सकती है ना। तो गैस के आकार आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक में आते हैं कि ये ठोस अवस्था होती क्या है, वास्तव में ठोस अवस्था क्या है। तो ठोस अवस्था की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर साफ साफ देखा कि अंतरा आणविक आकर्षण बल इसमें बहुत ज्यादा है इनके अणुओं के बीच में। यहाँ पर एक बात याद रखिए, हम एक शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं, अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब होता है कि जो आप चीज लिए हुए हैं उसके पार्टिकल्स कैसे हैं। अब उसके पार्टिकल्स अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो अणु, परमाणु या आयन को ही हम लोग कहते हैं अवयवी कण। ओके, तो अवयवी कण का मतलब याद रखिएगा, अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अणुओं की बात कर रहे हैं, इसके अवयवी कण की बात कर रहे हैं, तो देखिए इनके अवयवी कण बहुत पास पास है। इसका मतलब इनके अवयवी कणों के मध्य में कैसा आकर्षण बल है? अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। तो परिभाषा हमारी क्या बनेगी? द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या आयन, ये आपस में कैसे प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ओके, बात क्लियर हो गई, ठोस अवस्था क्या है। अब हम ठोसों के थोड़े से गुणों की बात कर ले रहे हैं। तो गुण में तो आपने 3 गुण तो आपने देख ही लिए हैं कि भैया इनमें ठोसों में क्या होता है। ये जो अंतराणविक स्थान है, ये स्थान देख रहे हैं आप, खाली स्थान, ये जहां मैं पॉइंट रख रहा हूँ, ये देखिए ये खाली स्थान है ना, ये क्या होते हैं? बहुत कम होता है। तो ठोसों में अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है। दूसरी बात, अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तीसरी बात, इनके आयतन आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। चौथी बात, ये असंपीड्य व कठोर है। अब असंपीड्य शब्द का मतलब समझिए, असंपीड्य शब्द का मतलब होता है जिसको दबाया ना जा सके। अब कठोरता तो आपको पता ही है कि कठोर तो होते ही है, किसी भी चीज में मारोगे भैया, किसी व्यक्ति के ही मारोगे तो लग जाएगा ना, उसको लगेगा ना ठोस फेंक के। हाँ, मान लीजिए एक लोहे की बॉल ले ली आपने, किसी को फेंक के मार दी, क्या होगा? लगेगी ना उसको। इसका मतलब क्या है? वो कठोर है। ठीक है, तो ठोस कैसे है? असंपीड्य व कठोर। उस लोहे की बॉल को आप दबा नहीं सकते हो, वो एक ठोस है। एक मार्कर हम ये लिए हुए, हम सोचे इसको दबा के क्या कर दे, पिचका दे, बिल्कुल पिचक जाएगा क्या? नहीं पिचकेगा। ये क्या है? असंपीड्य, दबा नहीं सकते। बट वहीं पर अगर एक रबड़ की बॉल ले ले हम, दबाए उसको, दब जाएगा ना, मतलब वो संपीड्य है। तो संपीड्य असंपीड्य का मतलब क्लियर हो गया होगा, असंपीड्य जिसको दबाया ना जा सके। ठीक है, तो ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य व कठोर होते हैं, इनको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। अगली बात, कोई भी ठोस हो, अब हर बार मार्कर ले रहे हैं तो अभी भी ले लेते हैं फिर से। हाँ, कोई भी ठोस हो, इसको अगर आप ताप देंगे, गर्म करेंगे तो क्या ये पिघलेगा? नहीं, बिल्कुल पिघलेगा। यही हो या फिर लोहा हो, एक नेक टेम्परेचर पर पिघलेगा जरूर ना। तो ठोस को गर्म करने पर ये किसमें? द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं, है ना। तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर गुण लिखे हुए हैं ठोसों के। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखे हैं? ठोसों के गुण। पहला गुण क्या है
कह रहा है इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा गुण कह रहा है इनमें प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है। तीसरा गुण है इनमें अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है। और चौथा गुण ये असंपीड व कठोर होते हैं। पांचवा गुण इन्हें गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। गुण तो और भी बहुत सारे हैं बट हमने कुछ मेन सिलेक्ट कर लिए हैं ताकि हमारे समझने के लिए आसान रहे। ठीक है, फिर अब बात की जाए ठोसों के वर्गीकरण की कि ठोस भैया कितने प्रकार के हो सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इनके वर्गीकरण की कि ठोस कितने प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, अभी हमने अवयवी कणों की बात की थी, परमाणु, अणु या आयन। तो इन अवयवी कणों के आधार पर ठोस हमारे पास दो प्रकार के होंगे। क्या बोला, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं कि अवयवी कण जो है वो किस तरह से अरेंज है। अरेंजमेंट के हिसाब से ये दो प्रकार के हैं। देखिए, एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि आप मान लीजिए हमने कोई बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें बॉलें रखी है, ऐसे हमने 1 2 3 4 5, जस्ट 5 के बगल में हमने और 5 रख दी, इसके जस्ट बगल में, है ना, फिर और 5 रख दी। देखिए ये क्या होगा, नियमित क्रम होगा ना, लगातार हमको मान लीजिए हमने 1 2 3 4 बॉल ऐसे रखी, 5 ऐसे रखी, तो यहाँ पर हमेशा 4 4 4 4 4 का क्रम मिलेगा, है ना। ये 5 5 5 का क्रम मिलेगा। एक नियमित क्रम में रखा है कि नहीं रखा, है ना। यहाँ पर देखिए ऐसे नियमित क्रम में है अवयवी कण। बट हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि हमने उठाया बॉल और जो पात्र हम लिए हुए उसमें कैसे भी उड़ेल दिया, रख दिया ऐसे ही, वो क्या हो जाएगा, अनियमित क्रम। ठीक है, तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कह सकते हैं हम ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इनको अच्छे समझते हैं। देखिए ये है क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल और ये है अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों में दो हमने लेकर रखे हुए हैं अवयवी कण, एक सोडियम और एक क्लोरीन। आप देख सकते हैं ये सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है, नमक का एग्जाम्पल है, तो नमक एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो इनके अवयवी कणों को सोडियम आयन और क्लोरीन आयन को हम लोग देखें या क्लोराइड आयन को हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए हर सोडियम के बाद एक क्लोराइड आयन है, फिर क्लोराइड के बाद सोडियम आयन, सोडियम के बाद क्लोराइड आयन, क्लोराइड के बाद सोडियम आयन। देखिए एक नियमित पैटर्न है कि नहीं। और फिर हम इसके परास की बात करें, रेंज की बात करें कि ये हमको Na+Cl- कहाँ तक मिल सकता है, कितनी लंबी दूरी तक मिल सकता है। तो देखिए आप यहाँ से चलना शुरू कर दिए, Na+Cl-, 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 देखिए कितनी लंबी दूरी तक मिला, बहुत ज्यादा हमको इसकी रेंज मिल रही ना। यानी कि अवयवी कण नियमित क्रम में तो है और ये क्रम हमको बहुत दूरी तक मिल रहा है, लॉन्ग रेंज तक मिल रहा है, यानी कि दीर्घ परास तक मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं, इनमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है और इनके अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं। वहीं इनको देखिए आप, कुछ क्लियर हो रहा है क्या, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कौन आ गया अवयवी कण, नहीं समझ में आ रहा ना, मतलब क्या है, अनियमित क्रम में है। ध्यान से देखिए आप इसको, पता चले पहले ये लाल वाला है, फिर नीला, फिर लाल, फिर नीले। देखिए अगल बगल कितने सारे हैं, है ना, नीले के अगल बगल लाल कितने सारे, कोई अच्छा से क्रम नहीं है कोई, है ना, बिगड़ा हुआ क्रम है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अवयवी कणों को बस ऐसे फेंक दिया गया हो और अपने हिसाब से एडजस्ट हो गए। तो इनके अवयवी कण कैसे क्रम में है, अनियमित क्रम में है, कैसे भी अरेंज है। और इनकी परास देखो तो आप देख रहे हैं कि ऐसे जैसे गए आप इधर से, तो देखिए 2 बार आपको लाल मिले, फिर एक नीला आ गया, फिर आप आगे बढ़े 2 3 लगातार नीले मिले, फिर एक लाल मिल गया। या आप ऐसे चले तो देखिए लाल नीला लाल, फिर अगल बगल 2 नीले, फिर लाल, फिर 2 नीले, फिर लाल, फिर 2 नीले, है ना, फिर ये लाल, फिर यहाँ पर देखिए ये कैसा है। कोई भी आप अरेंजमेंट लेंगे यहाँ पर तो ये थोड़ी ही दूर पर टूट जाएगा, है ना। अगर हम सोचे कि यहाँ पर लगातार ले लें कि देखिए ये लाल लाल फिर नीला आ गया, फिर हम सोचे कि लाल लाल नीला होना चाहिए, देखिए फिर नीला नीला हो गया, फिर लाल आ गया, क्या हो रहा है, क्रम बिगड़ रहा है। कोई भी क्रम हम यहाँ पर लेंगे बहुत दूरी तक नहीं चलेगा ये, यानी कि इसमें जो परास होगी वो लघु होगी, लघु परास व्यवस्था है। कैसी है, लघु परास व्यवस्था। और कण कैसे हैं, अनियमित क्रम में है। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लिए बात करेंगे अच्छे से इनको और बढ़िया से। अगर नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो उसको हम और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल यहाँ परिभाषा इनके देख लेते हैं। देखिए क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों की, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं तथा जिनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अनियमित क्रम में होते हैं तथा जिनमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल होते हैं हीरा, नमक, ग्लूकोज, ठीक है,
और कोई भी मेटल ले सकते हो आप, सोना ले लिया, चांदी ले लिया, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये हीरा, नमक, ग्लूकोज, चांदी आदि हमारे ये सब क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इनके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं रबर, कांच, प्लास्टिक, ठीक है, और स्टार्च आदि। ये सब क्या है, हमारे अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनके बारे में हम लोग एक बार अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों की चर्चा फिर से कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का भी प्रयास कीजिए, ताकि और भी बच्चे अच्छे समझ सकें। और इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।